हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आज हम लोग 12 जनवरी 2020 को जो इवनिंग शिफ्ट में यानी द्वितीय पाली में परीक्षा हुआ था उसका सभी 100 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपकी एग्जाम हॉल में इस बार मिलने वाले हैं। इसके पहले शिफ्ट का क्वेश्चन मीन्स कि मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, कल ही कराया था। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो अभी तक नहीं देखे होंगे तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करने वाला है। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। कौन सी कथन जो है ये हरित हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सही नहीं है। सबसे पहले 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो हरित क्रांति के बारे में नहीं सही है, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि केवल यह चावल उत्पादन में सफल हुआ था, ये सरासर गलत है। चावल से ज्यादा तो ये गेहूं उत्पादन में सफल हुआ था, तो गेहूं चावल में सफल हुआ था, साथ में तिलहन पर जो था इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसमें से यही गलत हो जाएगा। पूछ रहा था कौन गलत है। बाकी इसका प्रारंभ जो हुआ था हरित क्रांति का 1966 से 67 में, बात सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाली बीजों और मशीनों के साथ हुआ था। ठीक, ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ जो मिला था पश्चिमी आपको पंजाब में मिला था, हरियाणा, जो कि अभी भी पंजाब हरियाणा में ज़्यादा इसका लाभ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बात सही है। ऊपर के तीनों सही है, नीचे के डी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा था कौन सी गलत है, तो यही डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो ये 0 से 1 के बीच में शक्ति गुणांक का मान होता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति जब सूरज और पृथ्वी नजदीक होता है, और जब सूरज और पृथ्वी दूर होता है उसे अपसौर बोला जाता है, और सूरज और पृथ्वी नजदीक होता है उसे उपसौर बोला जाता है। और उपसौर की स्थिति कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, तो 3 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। यहाँ पर देखिए किस अर्थशास्त्री के अनुसार यह है कि अर्थशास्त्र जो है ये मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ये किस अर्थशास्त्री ने बताया था, तो ये मार्शल ने बताया था। ठीक, ये याद रखिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुए थे कब से कब हुए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुए थे 1914 से लेकर 18 तक हुए थे। 1914 से लेके 1918 तक हुए थे प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, और इसका जो तत्कालिक कारण बताया जाता था, इसकी तत्कालीन कारण था इसका कि फर्जिनेट की सरजोआ में हत्या कर दी थी। फर्जिनेट राजा थे, इसकी सरजोआ में हत्या कर दी थी राजकुमार की। ठीक, तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही तत्कालीन कारण बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। देखिए हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, हिंदी व्याकरण से। तो इसमें से शुद्ध शब्द चुनना है। ये बताइए इसमें से शुद्ध जो शब्द होगा ये दुरवस्था होगा। क्या होगा, दुरवस्था। ठीक, ये सही होगा आपका। बाकी देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन से पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन से पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से रोपड़ होगा, लोथल होगा जो कि एक बंदरगाह था जो कि राजस्थान में भोगवा नदी के किनारे है, कालीबांगा भी होगा। ठीक, ये सब है, लेकिन बलाथल ये संबंधित नहीं है। ठीक, ये जो हो जाएगा ये इसका आंसर होगा। ये बलाथल जो होगा ये संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। निम्न कणों में बताना है कि किसका द्रव्यमान जो है ये सबसे अधिक है। ठीक, तो ये आपके सामने है, इसका हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण का इसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा सबसे पहले ये पृथ्वी हो गया, ये बीचों बीच से विषुवत रेखा होता है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा हुआ। ये 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा इसे मकर रेखा बोला जाता है। और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरता है, तो यही कर्क रेखा गुजरता है, जो कि बीचों बीच से गुजरता है गुजरात होते हुए 8 राज्यों को। ये गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, ऐसे कर कर ये 8 राज्यों को पार करते हुए निकलता है। ठीक, तो इसमें जो होगा ये पूछ रहा है कर्क रेखा के उत्तर में, मिस के उत्तर में इधर होगा, कर्क रेखा के ऊपर जो स्थित होगा ये कौन सा होगा, तो ये हमारा ही राज्य बिहार। बिहार राज्य होगा जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द बिलो। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ठीक, इनमें प्रेडिकेट आपको चूज करना है इसमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, द यूज ऑफ द एडवर्सिटी। ठीक, ये इसका आंसर माना गया। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, राम खेल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। राम खेल रहा है, इसमें जो क्रिया हो जाएगा ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक क्रिया मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत ने धान्य विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसे एडेप्ट किया गया था 2015 से लेकर 2030 तक, इसका 15 साल का डेडलाइन है। तो ये जो धान्य विकास है, ये जो है 17 धान्य विकास ये आपको एडप्ट किया है। तो ये याद रखिएगा, 12 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन अगर देखिए थोड़ा भी न्यूज़ में आप होंगे तो आपको जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन ये है 12 जनवरी वाला, तो इसमें से न्यूज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। करंट में अच्छा क्वेश्चन आप कर लेंगे, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कैलोमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलोमाइन किस में होता है? तो कैलोमाइन एक खनिज है जो होता है ZnCO3 में। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 13 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न किया जाता है? केसर, देखिए केसर के उत्पादन में कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उत्पन्न होता है, और ये जो केसर उत्पन्न होता है ये वर्तिकाग्र और वर्तिका से होता है। ठीक, वर्तिकाग्र और वर्तिका से होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 के आंसर हो जाएगा ये आपको बी, पुष्प के वर्तिकाग्र और वर्तिका से केसर उत्पादन होता है, बड़ी महंगा बिकाता है केसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, इसमें से ऑप्शन आपके सामने है, अमोनियम आयन क्या है? तो अमोनियम आयन एक संयोगी अम्ल है, एक संयोगी अम्ल है अमोनियम आयन, ये याद रखिएगा। अमोनियम आयन पूछ रहा है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक, फॉर्मूला लिख कर बढ़िया से सोचिएगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो किस समिति ने देखिए हमारी जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः, उस समय संविधान में मूल कर्तव्य वाला कोई पाठ नहीं था। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो यह 1976 में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की राज्य था, उस समय आपात लागू था, तृतीय आपात। ये 42वें संविधान संशोधन कर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और यही आपको कौन से सिफारिश किए थे? तो ये स्वर्ण समिति ने सिफारिश किया था मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब 11वां मौलिक कर्तव्य है हो चुका है, मींस के 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जो जोड़ा गया वो है कि आपको जो बच्चे होंगे मिडिल स्कूल तक के, उनका गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वो अपने स्कूल बच्चों को भेजे। ठीक, ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो ये सब याद रखिएगा। ये जो लिया गया था पाठ मौलिक कर्तव्य का, ये USSR के संविधान से लिया गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा, स्वर्ण समिति। तो 16 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्न में किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस आप देखिएगा कहीं पर दलदली क्षेत्र में भी ये पाया जाता है, जहाँ पर सड़ता उड़ता है कुछ चीज़, गोबर उबर, उसमें भी ज़्यादा ये सब पाया जाता है। तो ये जो गैस है जिसे मार्स गैस बोला जाता है, ये कौन सी गैस है? तो ये है आपको मीथेन गैस है, ये याद रखिएगा। LPG जो है, ये सिलेंडर जो आता है ना LPG, उसमें ब्यूटन और प्रोपेन ज़्यादा मात्रा में रहता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हरित क्रांति के जनक है। देखिए हरित क्रांति से दो क्वेश्चन पूछ दिया है। एक हरित क्रांति का किस पर सकारात्मक प्रभाव, ये प्रभाव के बारे में पूछा था, इसकी क्या उसका हुआ, कौन सा सही है, जो कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराया। और ये क्वेश्चन दे दिया कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं ये हैं आपको कौन? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये आपको याद रखिएगा, ये बी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित राज्यों में उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो ये आपको पहले ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखना है तब क्वेश्चन लगाना है। ये नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो पहले ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन में क्या होगा? बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये आपको सबसे ज्यादा लोकसभा के अभी प्रतिनिधि ऑप्शन में ये अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि लोकसभा के प्रतिनिधि बिहार से 40 भेजे जाते हैं। ठीक, इस ऑप्शन में ज्यादा होगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर पूछे लोकसभा में कौन भेजता है तो उत्तर प्रदेश, राज्यसभा में भी पूछे तो उत्तर प्रदेश भेजता है, और विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग ना ये सब सीट निर्धारित किया गया है। तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ये सब याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको आराम से कर लेना है। बिहार में जो लोकसभा का सीट है ये 40 है, बिहार में जो राज्यसभा का सीट है ये 16 है, बिहार में विधानसभा का जो सीट अभी चुनाव हुआ था, अभी चुनाव हुआ है, जो 243 है, और यहाँ पर विधान परिषद के जो सीट है ये 75 है। तो ये सब आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? इसमें से कौन सा क्रम है जो कि सापेक्ष साइज को, ये इसका देखिए साइज का जो गलत दिखा रहा है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो ये देखिए, ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम वाला, ये वाला जो है ना, ये गलत इंगित किया है, ये आपको गलत दिखाता है। ठीक, तो सी आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब सही दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम है, ये फर्स्ट नहीं एल्युमिनियम है, ये Cl होगा। ठीक, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिकागो में, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था कि शिकागो में जो धर्म संसद सम्मेलन हुआ था, ठीक, अमेरिका के शिकागो में, जो कि यहाँ से कौन गए थे, जो कि सबसे ज़्यादा उनका भाषण आज भी विश्वविख्यात है, ठीक, और वो भारत की तरफ आकर्षित किए कि भारत एक बहुत पुराना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। तो ये जो थे ये विवेकानंद थे। विवेकानंद के ही जयंती पर हम लोग युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 81 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1993 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में ये अपना भाषण दिए थे। राजा राम मोहन राय का भी नाम आता है, तो ये भी बहुत अग्रणी थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, जो कि आपको उन्मूलन हुआ था 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, उसमें इनका बड़ा योगदान आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था। जो कॉटन जीन है इसका आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो कॉटन जीन का आविष्कार एली हाइटेनी ने किया था, ठीक। ये 22 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव के लिए श्रव आवृत्ति का प्रास है। मानव के श्रव में इसकी मानव जो सुन सकता है ध्वनि को ऐसे डेसिबल में मापा जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है ये हर्ट्ज में मापा जाता है। तो किस आवृत्ति तक मानव सुन सकता है, ये आपको बताना है। देखिए ये सामने चारों ऑप्शन रहा आपका। तो मानव की जो ध्वनि सुनने की क्षमता है ये है 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक स्वर ध्वनियाँ कहलाती है, ये मानव सुन सकता है, ठीक। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जीन प्रवर्धन तकनीक, जिसे पीसीआर कहते हैं, को विकसित किया है। ये आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हार्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को किसने विकसित किया है, डायरेक्ट नाम पूछ दिया है, तो मूलिश ने किया है। किसने, मूलिश ने, ये याद रखिएगा। 24 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए क्या बोल रहा है। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चूज गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसमें से वर्ड चूज करना है। पहले यहाँ पर क्या है, आई नीड, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर है फॉर माई कार, आई नीड फॉर माई कार, ठीक। क्या मेरे कार के लिए जरूरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा, पेट्रोल जरूरी है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए नेपोलियन ऐसे फ्रांस का था, और नेपोलियन अपने राज्य में बहुत से साम्राज्य को जीता था, इसीलिए ये पदवी दिया जाता है, ठीक। ये नेपोलियन से भी पुराना था। ये कौन थे, तो ये समुद्रगुप्त है, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन बोला जाता है आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये आपको हो जाएगा 26 के आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। मौर्य वंश से आते थे समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चूज द करेक्ट साइनोनेम। साइनोनेम मीन्स होता है समानार्थक शब्द, तो साई का साइनोनेम क्या होगा। साई का साइनोनेम सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। साई का जो साइनोनेम हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कोय, ठीक। ये हो जाएगा ये, ठीक, सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है कि बर्मी पोस्ट में संलग्न मुख्य जीव क्या है। बर्मी पोस्ट में, या आपको किसानों का दोस्त भी बोला जाता है, ये कौन सा आपको मुख्य जीव है, ये आपको बताना है। ये मुख्य जीव का नाम है केचुआ, किसानों का फ्रेंड भी बोला जाता है। तो 28 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं है। निम्न में किसका संबंध जो है ये राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं है, ये आपको बताना है। 29 आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये जो सिद्धांत देखिए, हॉब्स दिया है, लॉक दिया है, मिल दिया है, रूसो दिया है, तो इसमें जो हो जाएगा ये मिल हो जाएगा। मिल का जो है ये नहीं सिद्धांत है, किससे नहीं सिद्धांत है, तो ये राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत इनका नहीं है, बाकी हॉब्स, लॉक और रूसो का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक, यहाँ पर देखिए, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। जो एक आदर्श गैस है उसमें अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल जो है ये दी जाती है, तो भी पी बाई डी, ये याद रखिएगा। भी पी बाई पी नहीं, ये आपको वो वाला होगा, पी जैसा जो होता है ना, वो आपको डेंसिटी के एक होता है और एक वॉल्यूम ये हुआ, ठीक। तो वो वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक। तो 30 के आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। दलित साहित्य में जो जूठन आत्मकथा है इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। तो 31 के आंसर क्या हो जाएगा आपको, 31 के आंसर हो जाएगा बी, ठीक। क्वेश्चन जो 31 है मिस की दलित साहित्य में जूठन, ये मैंने बताया आपको कि ये जो आत्मकथा है ये किसका लिखा हुआ है, तो ये जो आत्मकथा है लिखा हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि पीपुल्स वार ग्रुप, जो पीपुल्स वार ग्रुप है संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है ये भारत में भी है सक्रिय। पीपुल वार ग्रुप जो पहले ज़्यादा सक्रिय था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किससे है, ये नक्सलवाद से संबंधित है। तो 32 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाला जो सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर ये सक्रिय था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ये इसमें तो क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से लगाना है कि कौन सी समिति जो है ये सुधारों से संबंधित नहीं है, जो चुनाव सुधार है।
ये नहीं, ये नहीं वाला जो लोग नहीं पढ़ते हैं, बड़ा जल्दी में पढ़कर निकल जाते हैं, उनका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये जो हो जाएगा, ये वाई के अलग समिति जो हो जाएगा, ये नहीं संबंधित है। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति आप जानते ही हैं, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सभी चुनाव आयोग जो चुनाव सुधार है इसके बारे में ये बोला था। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, जो नहीं संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। जो कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था चाइना में, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? ठीक, तो इसका आपको बताना है। इसका जो थे ये माओ जेडांग थे, माओ जेडांग। ठीक, ये याद रखिएगा, माओ जेडांग, सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा था उस समय कल्चरल चाइना को, बुद्धिस्ट वाला मठ और बाकी ऐसे चीज़ को बहुत हानि पहुंचाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मर फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। मीन्स कि ये ऑप्शन दे रहा है कि नेगेटिव से असर्टिव में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो देयर हैपन टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, इसे असर्टिव में आपको बताना है कि असर्टिव में इसका क्या होगा। देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, ये हो जाएगा वेन एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। ठीक, ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा, ये वाला देयर यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजू पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजू पुनः स्थापना जो हुआ था, ये किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। ये जो हुआ था ये हुआ था 1868 एडी में। ठीक, 1868 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखिएगा, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसका लिंक नीचे है, वो देख लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट का 12 जनवरी का, ये सेकेंड शिफ्ट का 12 जनवरी को, और आगामी जो वीडियो आएगा वो 8 मार्च के सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का आएगा। तो सभी जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं करा दे रहा हूँ कि आगे जब आपका परीक्षा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती आया है नया, उसमें परीक्षा में आप पार्टिसिपेट हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? जो राज्यसभा में है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान से संबंधित जो मीन्स की राज्यसभा में से कितने जाएंगे राज्यों से या संघ राज्य क्षेत्र से लोग, ये कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? तो ये जो अनुसूची है ये आपको चौथी अनुसूची में मिलेगा आपको। ठीक, कि किस राज्य से या किस केंद्र शासित राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आता है क्वेश्चन, पूछ देता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है। मैथ का क्वेश्चन है, खुद ही आपको बनाना होगा। अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए अंकित मूल्य 800 रुपया, किसी आपका जो अंकित मूल्य है किताब का, 2 क्रामगत छूट के पश्चात 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट देखिए 10% है तो द्वितीय छूट क्या होगा? द्वितीय छूट क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्रामगत छूट निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक छूट 10% है और दूसरा x मान लेते हैं, तो 10 प्लस x यहाँ माइनस हो गया 10, आपको x इंटू बटा में 100 हो जाएगा माइनस। तो ये आपको जो क्रामगत छूट होता है ये आपको छूट आपको निकाला जा सकता है। ठीक, तो ऐसे कर जो सेकेंड वाला छूट है x जो माने हैं उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखना है कि कौन सा होगा आंसर। तो इसमें आंसर निकालिएगा तो ये आ जाएगा 15%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। जैसे आपको मैथ में सोल्यूशन करने में मजा आता हो वैसे ही सोल्यूशन कीजिएगा। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? ये बताना है कि निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है। तो ये उच्च जो चालक है, ये सबसे उच्च चालक में आता है सिल्वर का नाम, मीन्स चांदी सबसे उच्च चालक है। ठीक, ये याद रखिएगा। सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है, और सिलिकॉन का ज़्यादातर यूज आप देखिएगा तो ये आपको जैसे कि सोलर प्लेट में होता है, चिप्स में यूज होता है, कंप्यूटर उम्प्यूटर वाला पार्ट बनाने में ये अर्धचालक के रूप में ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम भी आपको अर्धचालक है, इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। कार्बन का जो अप्रूफ है ये हीरा है, ग्रेफाइड है। हीरा आपको कठोर होता है काफ़ी ज़्यादा और ग्रेफाइड मुलायम होता है। 39 का आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर दे रहा है, ध्यान देखिएगा, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक, 40 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? प्रतिकूल यहाँ देखिए, मिसकी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है कि मतलब अनुकूल है, नहीं दे रहा है इसकी प्रतिकूल नहीं, मिस उसका हिंदी क्या होगा? अनुकूल ही होगा, तो अनुकूल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक वानिकी जो है ये एक अनुकूल प्रभाव है मानव के लिए, इसकी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ठीक, अनुकूल होता है कि आपके अकॉर्डिंग, प्रतिकूल होता है कि आपके विपरीत में, इसके आपके विरोधी। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये आपको 41 के आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी जो है ये आपको प्रतिकूल प्रभाव नहीं है परिस्थितिकी मानव का। ठीक, तो ये 41 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वंशागति का जो क्रमोसोमवाद का सिद्धांत दिया गया था ये किसने दिया था, किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। वंशगति का आपका जो क्रोमोसोमवाद है,
ठीक, ये आपको जो सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो ये जो दिया गया था, ये था जो सिद्धांत दिया था क्रोमोसोमवाद का, ये सटन एंड बोमेरी ने दिया था। सटन एंड बोमेरी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 43 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। अब इतना आसान क्वेश्चन अब ये नहीं बनेगा तब कब बनिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको कराया भी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक। तो 43 के आंसर डी। देखिए जब आप संविधान पढ़िएगा तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, वो तो भारत के संविधान पढ़िएगा। इसीलिए जो संविधान और शासन है ये दोनों एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। संविधान के लिए तो मान लीजिए एलुसेंट आप पढ़ लिए हैं, ठीक, लेकिन शासन के लिए जो अलग अलग शासन की पद्धति या जो भी है उसके लिए एनसीईआरटी 11th और 12th आपको पढ़ना होगा अगर बिहार पुलिस में आप निकालना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट से 500 क्वेश्चन बना लिया है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको लूसेंट का भी कुछ उसमें जिस्ट लिया है, ठीक। तो वो जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वो लगातार आप देखते रहिएगा, फिर आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। वो मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का सारा सेक्शन मैं खत्म कर दूं, फिर उसके बाद आपका टेस्ट, मिनट मॉक टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट और आपका ये आपको सब्जेक्ट वाइज सभी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। 43 के आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को ये आपको बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था, ये याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत थे सर टॉमस रो। जो सम्राट प्रथम जेम्स थे, यहाँ पर देखिए सम्राट जेम्स प्रथम जो थे इनके राजदूत कौन थे, सर टॉमस रो जो थे, ये किसके दरबार में आए थे। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बोला था सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कुछ इजी है। ये जो आए थे ये जहांगीर के दरबार में आए थे। सर टॉमस रो जो आए थे ये किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे, जो कि सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन से ग्रंथ है जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग नहीं है। वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, यह याद रखिएगा। वेदांग की रचना वेद पढ़ने के लिए बाद में किया गया था, ये याद रखिएगा। वेदांग जो है ये नहीं है हिस्सा। 45 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ये हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट फॉर द पैसेंजर। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर, ठीक। ये आपको हिंदी में इसको बदल देना है, बहुत आसान है बदलना। इससे क्या होगा कि वह होगा, वह यात्रियों के प्रत्येक मिस एवरी डॉक्यूमेंट्स बोल रहे तो प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ पैसेंजर्स, ये डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि किसी घटना ई की परिक्ता पीई है निरूपित की जा सकती है। देखिए अगर ई घटना है उसकी परिक्ता होगा पीई निरूपित की जाती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण क्या होगा। निश्चित घटना का सही, निश्चित एक अनिश्चित होता है जिसके लिए 0 हो जाता है, निश्चित के लिए 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा पी इक्वल टू 1, निश्चित ये बोल रहा है। तो 47 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो इसमें लिखित कविता है ये कौन सी कविता है। ये जो कविता का नाम है ये है आपको झांसी की रानी। पढ़े होंगे झांसी की रानी, 1857 की क्रांति जब पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पढ़े होंगे। तो 48 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अजय की अरे यायावर रहेगा याद। अजय की, यहाँ पर देखिए अजय की अरे यायावर रहेगा याद, ये क्या है, किस विद्या से संबंधित है, ये क्या है। तो अरे यावर रहेगा याद यह कि यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है, यह याद रखिएगा। 49 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इति धन आदि इत्यादि होता है, इसका सही संधि विच्छेद यह याद रखिएगा, इति धन आदि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। एक कोई बेईमान दुकानदार है, वो बोलता है कि हम जितना में खरीदें इसकी हमारा जो क्रय मूल्य है जो लिखा हुआ है हम उसी पर बेचेंगे, ठीक। 1 किलोग्राम की जगह वो क्या करता है 900 ग्राम का उपयोग करता है। अब क्या करता है कि जो 1 किलोग्राम का बटखरावा आता है उसमें से 100 ग्राम घटाकर 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है और वो बोल रहा है कि ये 1 किलोग्राम है। तो उसको लाभ कितना होता है, तो उसका जो लाभ होगा वो हो जाएगा 100 ग्राम घटा रहा है, कितना में आपको घटा रहा है तो 900 में यहाँ पर, और यहाँ पर 100% में आपको लाभ निकालना है। तो हाँ इसका 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, इसके 900 पर, तो यहाँ पर कट जाएगा मिस के 100/9 आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा मिस की 11×9 1 सही मिस की, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। 51 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आप आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 की संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। इसमें से 2 प्रवर्तक का नाम बताना है, ये कौन से थे संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के, तो ये थे लॉस्की और बारकर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में किसके साथ, क्वेश्चन है 53 कि निम्नलिखित में किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। सबसे जो लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत बनाता है ये किससे साथ बनाता है, तो ये बनाता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ, पहले पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, जब 47 में देश का विभाजन हुआ था, तो जो ये इधर वाला जो बांग्लादेश है, ये इधर वाला जो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, इधर जो अभी पाकिस्तान है, और ये जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन 1971 में जब युद्ध हुआ तो इसे आपको अलग हो गया ये पूरे पाकिस्तान से, और ये बांग्लादेश अब बन चुका है, ठीक। और यही सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारा शेयर होता है ये बांग्लादेश के साथ ही सबसे लंबा होता है, और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ होता है। तो ये 53 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितने निर्धारित की गई। अभी तो 15वां वित्त आयोग भी बन चुका है, एनके सिंह उसके अध्यक्ष हैं, ठीक। वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक आपको बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 में आपका प्रावधान है, और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, और जो अध्यक्ष है एनके सिंह इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति, और एनके सिंह अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग की, जो कि 2000 से 2025 तक काम करेगा। 14वां जो था ये 2015 से लेकर 2020 तक था, और इसमें जो राजकोषीय घाटा है इसकी सीमा जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की गई थी, ये जो निर्धारित की गई थी ये कही गई थी आपको 3%, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। वैद्यनाथ मिश्र जो है ये किस कवि का मूल नाम है, तो ये जो है ये आपको नाम है, ये वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम है, ठीक। ये याद रखिएगा वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, यहाँ पर नागार्जुन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए भौतिक परिवर्तन में ये होता है ना कि जैसे कि वो परिवर्तन हुआ लेकिन फिर वो अपने मूल रूप में आ सकता है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि एक बार परिवर्तन हो जाने के कारण वो अपने मूल रूप में नहीं आ सकता है, ठीक। तो ये रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ, लकड़ी एक बार जल जाएगा तो वो फिर जला हुआ लकड़ी फिर जो भाग होगा वो तो फिर लकड़ी बन नहीं सकता है, जो जला हुआ भाग है तो वो नहीं होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा सी। फर्स्ट शिफ्ट में क्या देखे थे कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना जो है ये आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है। मैंने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन इसलिए कि जो मोमबत्तियां कुछ बच जाता है जलकर उससे फिर मोमबत्ती बना सकते हैं, और जो रासायनिक परिवर्तन इसलिए क्योंकि कुछ जो उसका एनर्जी होता है जो कि जल जाता है, रासायनिक से आपको बदल जाता है प्रकाश ऊर्जा में, तो वो जो होता है वो कुछ बदल जाता है, और कुछ नीचे देखिएगा तो वो ठुप से चुप छू जाता है, तो वो दोनों परिवर्तन होता है। और ऐसे आप देखिएगा जल का बर्फ में बनना ये आपको भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, क्योंकि पिघल जाएगा तो फिर बर्फ बन सकता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना, चीनी पानी में घुल गया है, अब क्या करें कि पानी को गर्म कर देंगे तो फिर चीनी प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी आपको क्या है भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, लकड़ी का जलना, ठीक। ये याद रखिएगा 56 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। जो मधुमक्खी पालन है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है, तो एपी कल्चर, एपी कल्चर में आपको मधुमक्खी पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द सेन, इसमें जोड़ना है, ये TION अगर लास्ट में हम जोड़ते हैं तो कौन से आपको न्यू वर्ड बनेगा ये आपको बताना है। ये कलेक्शन में देखिए, कलेक्ट में अगर सन ये जोड़ दिया जाता है कलेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है 58 का आंसर हो जाएगा डी, ये नया वर्ड बन जाएगा। 59 है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सौर जल हीटर, सौर सेल कब काम करता है, जब सूरज के प्रकाश मिलेगा, और सौर सेल जो है हीटर है वो कब गर्म करेगा, जब सूरज के प्रकाश उसको मिलेगा। तो कब नहीं सूरज के प्रकाश मिलेगा, तो जब बादल छाए हुए दिन में, बादल छाए हुए दिन में क्या होगा, सूरज के प्रकाश नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये इसमें गर्म नहीं कर सकता है जो हीटर है। तो ये 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 59 के आंसर बी आप लगा लीजिएगा आसाम से, ये आसान क्वेश्चन था, सोचकर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में किसके कारण कम हो रही है। जो ऊपरी वायुमंडल है हमारा, जो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, उसके बारे में ये बोल रहा है कि आखिर वो किसके कारण कम हो रहा है। वो जो कम हो रहा है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC जिसे बोला जाता है, सबसे खतरनाक ये गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अलग अलग देश ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, इसके कारण उसका परत की मोटाई जो है ये कम हो रहा था। जो ओजोन परत की मोटाई है इसे डॉप्सन में मापा जाता है, ओजोन की फॉर्मूला O3 होता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, ये समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैथ का क्वेश्चन है, खुद ही बनाइएगा। इसको क्या बनाने में है, इसे आप मान लीजिए कि ये x है और x में से x यहाँ पर रूट अगर कर देते हैं तो वैसे भी नहीं, तो x 5 प्लस आपको यहाँ पर हो जाएगा 3 - 7 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर कर दीजिए, या इधर इंटरचेंज कर दीजिएगा, 5 - x कर दीजिए या 7 - 3 कर दीजिए, 5 के स्क्वायर दोनों में एक ही आंसर आएगा, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो x का जब वैल्यू निकल कर आ जाएगा तो आपको बना लेना होगा। तो 61 के आंसर क्या, x का वैल्यू निकल आएगा 2 और 8, मीन्स की 2 और 8 निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में किस धातु का जड़त्व अधिकतम है। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं। देखिए जड़त्व के नियम भी, और न्यूटन के फर्स्ट नियम और आपको गैलीलियो के नियम, ये सभी जो नियम कहलाते हैं, ये फर्स्ट नियम जो न्यूटन के वही है। मीन्स की कोई भी वस्तु विरामावस्था में रहता है या कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में रहता है, अगर वो गतिशील पहले से है तो
वो कब रुकेगा या कब गति करेगा, जब तक कोई उस पर बाहरी बल नहीं लगाता है। तो जड़त्व जो आता है ये एक मास से आता है, मीन्स की द्रव्यमान से आता है। द्रव्यमान होता है, अगर सबसे ज्यादा जिसका द्रव्यमान होगा उसका सबसे ज्यादा जड़त्व होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रेलगाड़ी का इसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका जड़त्व भी सबसे ज्यादा होगा। 62 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संशोधन से लिया गया है। जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, इसे जिसे उद्देशिका बोला जाता है, ये संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक, प्रस्तावना को। और यहाँ पर ये उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में प्रस्तावना हुआ, जो स्टार्ट होता है हम भारत के लोगों से, ठीक। और ये जो प्रस्तावना है इसमें मात्र एक बार संशोधन भी किया गया है, ये वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द तीनों जोड़े गए थे। ये जो है, ये जो लिया गया है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का प्रदान, मौलिक अधिकार वहां से लिया गया है। और पूर्वालोकन का जो भी व्यवस्था किया जाता है वो लिया गया है, न्यायिक पूर्वालोकन का, ये सब वहीं से लिया गया है। 63 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि सी4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन है। तो सी4 पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम है, यह है मैलिक एसिड, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है कि यदि साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2 हो जाता है, यहाँ पर देखिए साइन ए, यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin आप लिख सकते हैं यहाँ पर ना, यही तो होता है। इक्वल टू 2 यहाँ पर दे रहा है, तो ये साइन इधर साइन चला जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बटा में साइन थीटा। इसकी कैसे भी आप बनाइएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर, जो इसका एन होगा, मीन्स की साइन एन ए प्लस कॉसेक एन ए पूछ रहा है, ये भी आपको 2 ही होगा, ठीक। ये बस स्ट्रिक्टली याद कर लीजिएगा। 45 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अंजलि टू प्रेशर हर स्टडी व्हेन सी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपको बताना है, परस्यू है, प्रेशर नहीं है, माफ कीजिएगा, परस्यू है ये, ठीक। 66 देखिए, 66 के यहाँ पर देखना है आपको। 66 में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स 2 है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर विल कंटिन्यू गेट्स हो जाएगा, विल कंटिन्यू, यहाँ पर अंजलि विल कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। तो ये 66 के आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। अभी बिहार विधानसभा के चुनाव भी हुआ है और सरकार बन चुका है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी 7वें बार मुख्यमंत्री बने हैं, और इस बार अनोखा हुआ है कि 2 रेणु देवी और एक प्रसाद जी, 2 लोग बने हैं उप मुख्यमंत्री। तो ये जो 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं और एक मुख्यमंत्री, इनका नाम पूछ सकता है, बाकी और भी मंत्रियों का मैं आपको करा दूंगा आपको करंट में। तो ये जो चुनाव हुआ था, इसमें अगर पूछे कि चुनाव के बाद जब आप जाते हैं विधानसभा में, गणपूर्ति होता है ना, इसकी कम से कम कितने लोग आएंगे तभी ये काम चलेगा, ठीक। तो वो जो गणपूर्ति होता है ये आपको क्या होता है, तो 1/10 होता है, 1/10 होता है, इसकी जितना संख्या उसके 10वां या कम से कम 10, ये जहाँ पर कम लोग होते हैं वहाँ पर 10 ये हो जाता है। तो 67 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जहाँ मान लीजिए विधानसभा सदस्य संख्या 40 से भी कम है, 60 से भी कम है, तो वहाँ पर 10 मिनिमम रखा गया है। तो ये आपको 67 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अब नहीं तो बड़ा है, अगर मान लीजिए 60 से ज़्यादा है, कहाँ पर विधानसभा की संख्या में, विधानसभा के लोग जो बैठक विधानसभा के सदस्य हैं वहाँ 1/10 होता है। ये लोकसभा के लिए भी होता है, राज्यसभा के लिए भी होता है, विधानसभा के लिए भी होता है, विधान परिषद के लिए भी होता है, ये सब याद रखिएगा, इतना ही। 67 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैथ के क्वेश्चन है, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है, यदि वो पूरी दूरी का 30%, पूरी दूरी है उसका 30%, देखिए मान लीजिए पूरी दूरी ये है, इसका 30% 20 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, किलोमीटर प्रति घंटा। बाद के 60% जो है वो आपको 40 किलोमीटर से, तो कितना बचा, 20, यहाँ पर 30 यहाँ पर है, 30% जो है 30, और यहाँ पर 60, ये 90 होगा। बाकी के 10% जो बचे हैं वो किस हिसाब से चलता है, ये पूछ रहा है ना, तथा 60-40 के चाल से चलता है। बची हुई 10% प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा, वो 10 किलोमीटर। देखिए बचा हुआ जो दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, इसकी 10% जो दूरी बचा हुआ है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, आपको औसत से ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस लगाइए और बना लीजिए। तो इसका जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा औसत चाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार की कुल जनसंख्या है, ये कितना जनसंख्या है ये आपको बताना है। तो लगभग 10,40,99,452, ये याद रखिएगा, इतना आपका 69 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यूपी की जनसंख्या है, उसके बाद बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या, उसके बाद बिहार की जनसंख्या। अगर जनसंख्या घनत्व पूछे, इसकी 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई के हिसाब जो क्षेत्रफल होता है उसमें कितने लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे टॉप पर आता है पूरे भारत में, यही भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन था। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय भारत के गवर्नर कौन था। तो वो जो उससे पहले जो था, क्रांति से पहले मीन्स कि ये गवर्नर से पहले, लॉर्ड कैनिंग के पहले आपको लॉर्ड डलहौजी थे जो हड़प नीति लाए थे, वो भी मुख्य भूमिका निभाया था इसमें। और उसके बाद कौन आए थे, तो लॉर्ड कैनिंग आए थे, ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय 1857 की जो क्रांति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 के महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। नीलगिरी जो है, नीलगिरी पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलता है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। जो भागीरथ प्रयत्न है, भागीरथ प्रयत्न के लिए उचित चयन करना है साधारण प्रयास, जी नहीं, भागीरथ प्रयास नहीं, असाधारण प्रयास होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, असाधारण प्रयास कर कुछ पाना, यह हो जाएगा आपको भागीरथ प्रयास। ठीक, इसके आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा इसमें पराक्रम सही है, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीकरण में कौन से सही है, तो ये जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका विद्युतधानी तत्व का निकलना, विद्युतधानी तत्व का निकलना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक और समावेशी और सतत विकास। देखिए काफी वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। किस भारतीय योजना का जो विकास था, पंचवर्षीय योजना का, तीव्र और अधिक समावेशी विकास हो, सतत वृद्धि हो। तो ये जो था, ये इस योजना का विकास था, ये था ये आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य, 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये था। वो स्टार्ट हुआ था 2012 से 2017 के बीच, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 75 कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। आपको भाववाचक संज्ञा क्या होगा, इसमें मिठास नहीं है, ये मिठास जो हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, संज्ञा भी मैंने आपको कराया है, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ हिंदी का, देखना है तो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 76 है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। मीन्स कि इसमें जो आपको मैनेज है, इसमें कौन से सफिक्स जोड़ेंगे कि एक आपको नया वर्ड मिल जाएगा। ठीक, तो मैनेज है, मैनेज में आप जोड़िएगा। देखिए मैनेज यहाँ पर है, मैनेज में क्या जोड़ेंगे, तो ये देखिए मैनेज में मेंट जोड़ दीजिए तो मैनेजमेंट हो जाता है। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक नया वर्ड मिल जाएगा मैनेजमेंट। ठीक, क्योंकि मेंट हम जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड मिल जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है यू हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रेड। विल, वी यहाँ पर है, यहाँ पर भरना है क्या होगा, तो वी विल हैव वेटेड टिल द लाइट, टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रेड। ठीक, तो यहाँ पर 77 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर विल आ जाएगा, लगाइएगा ग्रामर, अगर थोड़ा भी बेसिक जानते होंगे तो आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। बिहार के पिछड़ेपन का, देखिए यहाँ से ध्यान से देखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सभी लगाइएगा कि सभी हो जाएगा पिछड़ेपन के कारण, नहीं, मुख्य कारण क्या है बिहार के पिछड़ेपन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुख्य जो इसमें कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा पूंजी निर्माण के निम्न दर। पूंजी निर्माण के निम्न दर, अगर पूंजी निर्माण के उच्च दर अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, जहाँ पर वहाँ पर यहाँ सब अच्छा है, साक्षरता दर भी अच्छा हो जाता है वहाँ पर, जिन्हें कि आपको प्रोबेबिलिटी भी अच्छा बढ़ जाता है। ठीक, तो ये सभी अच्छा हो जाता है। तो पिछड़ेपन का मुख्य कारण यही है, आपको जो मैंने बताया आपको, पूंजी निर्माण की निम्न दर। क्वेश्चन नंबर 79 है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जय विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वो द्वीप बताना है जिस पर चार्ल्स डार्विन ने अध्ययन किया था फिंचिस पर जय विकास के लिए। तो ये आपको बताना है ये कौन से द्वीप है। ये द्वीप बड़ा नामी द्वीप है। ये जो द्वीप है ये गैलपेगोस द्वीप है, गैलपेगोस द्वीप, ये याद रखिएगा। 79 के आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की जो प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सिलिकॉन बड़ा होगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद सोडियम। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, एल्युमिनियम प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम जो होगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन होगा। ठीक, तो ये 80 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर, इसे एक्टिव में बदलना है। एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है, पैसिव को एक्टिव वॉइस में बदलना पड़ता है, बेसिक इंग्लिश है। तो ये हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर जो बदलना है, ये आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, क्योंकि ये पहले से पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो ये आपको हिस्ट्री, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि सी टॉट हिस्ट्री, सी टॉट हिस्ट्री जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस, और इसी को आपको पैसिव में बदल दिया है, हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक द्विघात समीकरण का मूल यदि m प्लस n हो तथा m माइनस n है तो वो द्विघात समीकरण है। ये मूल आपको पता होना चाहिए, यानी अगर मूल दिया हुआ है, ठीक, मान लीजिए अल्फा और बीटा ही मूल दिया हुआ है, तो उसका द्विघात समीकरण निकालना कैसे निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, आप बनाइएगा इसे। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 83 के वोमेन संपुट किस यंत्र का भाग है। वोमेन संपुट जो है, वोमेन संपुट ये किस
तंत्र का भाग है, यंत्र नहीं, किस तंत्र का भाग है, जो शरीर के तंत्र अलग अलग होते हैं वो होते हैं, वो उसमें उत्सर्जन जो तंत्र होगा ये होगा वुमेन संपुट, इसका भाग है। ठीक, तो 83 के आंसर। ये देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है, ये जो पूछा हुआ है ये आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 के निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद का नहीं है, कौन सी इसमें रचना जो है ये घनानंद का नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है, ये जो हो जाएगा रस पीयूष निधि जो होगा ये घनानंद की रचना नहीं है। ठीक, तो 84 का सी। क्वेश्चन नंबर 85 के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। बुशमैन एक आपको प्रजाति है, मीन्स की आपको आदिवासी वाला प्रजाति होगा, जनजाति जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये बुशमैन जनजाति जो पाए जाते हैं या बुशमैन, ये किस में पाए जाते हैं, तो ये कलहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। किसमें, कलहारी मरुस्थल में। सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ये सहारा है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये थार है, ये याद रखिएगा। गोबी जो है ये आपको एशिया में मरुस्थल पड़ता है सबसे बड़ा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। जो वास्तविक वस्तु है कोई, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो इसमें से कौन बना सकता है ये आपको बताना है। ये जो बना सकता है ये आपको दर्पण में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, माफ कीजिएगा, दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस। अगर लेंस पूछे तो उत्तल लेंस और दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण, ये याद रखिएगा। तो 86 का आंसर हो जाएगा बी। मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि जो अवतल उत्तल का इस्तेमाल भी किया जाता है, साइड जो सामने वाला मिरर हो उसमें अवतल होता है और जो साइड वाला मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक है। जो कांच बनाने में जो उपयोग आते हैं इसमें के मुख्य घटक क्या है, जो कांच बनाने में उपयोग आते हैं। ठीक, तो इसमें मुख्य जो उपयोग आते हैं ये सिलिका का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। जो पुंछी आयोग है या सरकारिया आयोग है, ये सब जो आयोग है ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक, 88 का आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूँ और आपको भी वीडियो रोककर क्वेश्चन लगाते चलना है। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में, देखिए यहाँ पर रुपये का पूर्ण परिवर्तनशीलता जब हुई थी, ये कब हुई थी। ठीक, यहाँ पर चालू खाते में ये हुई थी, सी इसका आंसर होना चाहिए। 94 में हुआ था ये, आपको 19 अगस्त 94 भी याद रहता था आप कर लेते, तो ये हो जाता आपको 89 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नागरिक संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में देगा। नागरिकता, यहाँ पर देखिए नागरिक नहीं नागरिकता, और सीएए भी अभी आया है तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक, जो उस समय सीएए आया था इसलिए ये क्वेश्चन बना था, आपको पता होना चाहिए पिछले साल। तो नागरिकता संबंधी जो उपबंध है ये सिटीजनशिप, ये आपको भाग 3 में, भाग 3 नहीं माफ कीजिएगा भाग 2 में दिया है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, भाग 2 इसके आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। भाग 1 में भारत और भारत के राज्य के बारे में है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसके बारे में दिया हुआ है कि राज्य टूटकर अलग कैसे बन सकते हैं और बाहर वाले राज्य कैसे मिलकर एक राज्य बन सकते हैं, नाम में परिवर्तन राज्यों के, ये सब दिया है आपको आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक, भारत राज्यों का संघ होगा और भारत, ये सब जो दिया है, भारत का नाम इंडिया और भारत है, ये आर्टिकल 1 में दिया है। भाग जो 3 है इसमें दिया है आपको फंडामेंटल राइट जो कि अमेरिका के लिया गया है, इसे आपको संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, बिल ऑफ राइट्स से लिया गया अमेरिका के। और ये संविधान के भाग 3 में आर्टिकल आपको यहाँ से देखिएगा तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसका है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में है आर्टिकल, और 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल जो है ये सिटीजनशिप है जो भाग 3 में है नागरिकता संबंधी। और जो भाग 4 है ये आपको है डीपीएसपी जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आर्टिकल आपको यहाँ पर 36 से लेकर आर्टिकल यहाँ पर आपको 51 के तक मिलेगा। ठीक, 51 तक मिलेगा। और 51 क में क्या है, 51 क में जो आर्टिकल या 51 ए में जो आर्टिकल है ये जो है ये आपको मौलिक कर्तव्य का, जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। और ये जो है आर्टिकल जो भाग 4 है, ये भाग 4 में ही एक ए जोड़ दिया गया, भाग 4 ए जोड़ दिया है जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और भाग 4 जो है ये आपको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, जो कि आपको डीपीएसपी है। तो ऐसे कर आपको याद करना है। 90 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। तो ये जो पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है ये आपको बताना है कौन सा है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये जो हो जाएगा जो मलेरिया में उपयोग किया जाता है ये सिनकोना हो जाएगा। सिनकोना के छाल से आपको मलेरिया का दवा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक भी आप जानते होंगे। ठीक, तो ये महात्मा गांधी फिर बाद में 9 अगस्त को बोले कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। और जो ये प्रस्ताव पास हुआ था कांग्रेस में, ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 92 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है कि ए बी एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है तो उसी काम को बी अकेला कर सकता है। अगर ए बी की तुलना में दुगना कुशल है तो उसी काम को बी अकेला कर सकता है। ये कितने दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन आपको खुद को बनाना है, खुद ही बनाना है। और ये आपको आंसर लगभग सी हो जाएगा इसके आंसर। ये आपको बनाना है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन मैं छोड़ते चला जा रहा हूँ क्योंकि आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 94 के निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा द मॉर्गन लॉ का अनुकरण करता है। जो द मॉर्गन लॉ का जो अनुकरण करता है ये हो जाएगा इसमें से डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 95 है कि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। जो विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपको 20 मार्च को, और बिहार दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 6,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए? तो किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाएगा कि इसका एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। सबसे पहले 5 से गुणा करके देख लीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, 96 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। देखिए दक्षिणी अमेरिका दे रहा है, ठीक। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जो कि आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और दक्षिण अमेरिका पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी जो नदी है ये आपको अमेजन पड़ती है, और सबसे चौड़ी नदी भी विश्व के सबसे कौन है? अमेजन है। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि विश्व प्रसिद्ध लोनास घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें है? जो लोनास है ये किस महाद्वीप में आता है? घास स्थल से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो जो विश्व प्रसिद्ध लोनास है ये आपको दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा, ठीक। पेरेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में मिलता है, और स्टेपी जो है ये एशिया और यूरोप के पर मिलता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में जो मिलता है ये डाउन्स मिलता है, ये सब आपको याद रखें। सवाना जो है अफ्रीका में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में किसमें दूध शर्करा कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? ठीक, दूध शर्करा इसमें किसी का दूध में पाया जाता है, तो ये लैक्टोज को कहते हैं दूध शर्करा। लैक्टोज जो होता है ये दूध शर्करा बोलते हैं इसे, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन से युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन से, ये भी घास स्थल सही है, तो इसमें से कौन से युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। कितने क्वेश्चन लगा ये भी बता दीजिएगा। ये जो हो जाएगा ये वेल्ड जो हो जाएगा, वेल्ड नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो होता है ये डाउन्स पाया जाता है। बाकी पेरेरी उत्तरी अमेरिका में सही बात है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। स्टेपी जो है यूरोप और एशिया का ये सम्मिलित है, ये सही है, ठीक। तो 100 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं डाउन्स पाया जाता है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन। और पाटन जो है ये श्रीलंका में पाया जाता है घास स्थल, ये भी याद रखिएगा। जो क्वेश्चन मैंने बताया इसे बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।